हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो जीएसटी में आज कर रहे हैं अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स चैप्टर। ये चैप्टर सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में मई 2024 से इंक्लूड हुआ है। पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स की बात करता है, जो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी में मेंटेन रखने पड़ेंगे, एज पर जीएसटी लॉ मेंटेन रखने पड़ेंगे। तो इस चैप्टर में दो सेक्शन पढ़ेंगे हम, सेक्शन 35 और 36। रूल्स पढ़ेंगे हम तीन, 56, 57, 58। ठीक है। अब तो पहला सेक्शन 35, अकाउंट्स और अदर रिकॉर्ड्स। क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने पड़ेंगे? सेक्शन 35 का सब सेक्शन 1 बोलता है ये लाइबिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन पर है कि उसको अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने पड़ेंगे। तो क्या रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़ेंगे और कहाँ पर मेंटेन रखने पड़ेंगे? तो पढ़ते हैं कहाँ पर मेंटेन रखने पड़ेंगे। एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एज मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जो भी उसका, पहले तो बोला जो भी उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर उसको रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को। और कौन से रिकॉर्ड्स? ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने पड़ेंगे। और इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई के रिकॉर्ड्स, तो उसने क्या गुड्स और सर्विस की इनवर्ड सप्लाई ली, क्या गुड्स और सर्विस की वो आउटवर्ड सप्लाई दे रहा है। फिर स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक की डिटेल सारी मेंटेन रखनी पड़ेगी कि क्या परचेस हुआ था, क्या सेल किया, अभी बैलेंस कितना है, वो सब। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, उसने आईटीसी कितनी अवेल की है ये भी उसे रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा। इसके अलावा आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड, पेबल कितना बनता है और पे कितना किया, इस बात का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और सच अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, और जहां पर भी ये लैंग्वेज लिखी होती है एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, उसका मतलब होता है प्रेस्क्राइब किया जाएगा रूल्स में। तो इसका मतलब ये सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 कुछ बेसिक रिकॉर्ड तो यहीं बता रहा है आपको। ये सारे क्या कहलाएंगे? बेसिक रिकॉर्ड। और बाकी जो बोला सच अदर पर्टिकुलर्स एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, वो कहलाएंगे आपके एडिशनल रिकॉर्ड्स। वो कहलाएंगे एडिशनल रिकॉर्ड्स। इसका मतलब सेक्शन के अंदर बेसिक रिकॉर्ड बताए गए हैं और एडिशनल रिकॉर्ड्स रूल्स में बताए जाएंगे। तो यहां बोला कि ये रिकॉर्ड आपको मेंटेन रखने होंगे। कहां पर मेंटेन रखने होंगे? एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब अगर उस पर्सन का एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उस केस में क्या होगा? आगे बताया जा रहा है अगर उस पर्सन का मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस है और उसने इस सब की डिटेल अपनी आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर उसने बता रखा है कि मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, तो उसे अकाउंट्स मेंटेन रखने होंगे रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस शेल बी केप्ट एट सच रेस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ? जो रिकॉर्ड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है वो प्रिंसिपल प्लेस पे रखे जाएंगे, और जो रिकॉर्ड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर रखे जाएंगे, रिस्पेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस पर रखे जाएंगे। ठीक है। फिर इस सेक्शन के अंदर ही बोल दिया, सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 के अंदर ही, कि ये रिकॉर्ड वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकता है। मे रजिस्टर्ड पर्सन मे कीप एंड मेंटेन सच अकाउंट्स एंड अदर पर्टिकुलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म।
वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रिकॉर्ड रख सकता है। जरूरी नहीं है मैनुअल रिकॉर्ड रखे, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रख सकता है। ये तो बेसिक बात बताई गई सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 में। फिर यहां दे रखा था हमें कि अदर एडिशनल रिकॉर्ड्स आपको बताए जाएंगे रूल 56 में। मैंने पहले ही बता दिया कि इस चैप्टर में आपके सेक्शंस 2 हम पढ़ेंगे 35 36 और रूल्स 3 पढ़ेंगे 56 57 58। ठीक है, अब इनके अंदर सबसेक्शन चलेंगे, सेक्शन के अंदर सबसेक्शन और रूल्स के अंदर सब रूल। तो हमने पढ़ा कि रजिस्टर्ड पर्सन को ये रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़ेंगे, जिसके लिए जो जो अप्लीकेबल है। जिसके लिए जो जो अप्लीकेबल है का क्या मतलब? मेरे को एक बात बताइए, कोई सप्लायर ऑफ सर्विस है, क्या वो प्रोडक्शन रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा? नहीं रखेगा। तो प्रोडक्शन रिकॉर्ड मेंटेन करने की ड्यूटी किसकी होगी? मैन्युफैक्चरर की होगी। तो जिसके लिए जो जो रिकॉर्ड अप्लीकेबल है वही रखेगा। ठीक है, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 पढ़ने के बाद हम चलते हैं रूल 56 में। रूल 56 का सब रूल 1 कि इस रजिस्टर्ड पर्सन को और भी एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने होंगे। सेक्शन के अंदर बता दिए गए बेसिक रिकॉर्ड और रूल के अंदर बताया जा रहा है एडिशनल रिकॉर्ड्स। तो 56 रूल 56 का सब रूल 1, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall keep and maintain in addition to particulars mentioned in section 35 subsection 1। इसका मतलब क्या? सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 में जो बताया गया था वो बेसिक रिकॉर्ड थे। अब इधर रूल 56 सब रूल 1 में जो बताया जा रहा है वो एडिशनल रिकॉर्ड्स है। तो उसे ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। किसका? गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। ये एडिशनल रिकॉर्ड और मेंटेन रखना पड़ेगा कि उसने क्या गुड्स और सर्विस इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की। इसके अलावा ऑफ सप्लाईज अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन आरसीएम बेसिस, ऐसी सप्लाईज जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल है उसका भी रिकॉर्ड, एडिशनल रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सब रूल 1 के अंदर हम पढ़ रहे हैं एडिशनल रिकॉर्ड्स। ये एडिशनल रिकॉर्ड्स और मेंटेन रखने पड़ेंगे। इसके अलावा अलॉन्ग विथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइसेस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान। अब ये सारे नाम कहाँ से आ रहे हैं? टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर से। आपको इनवॉइस मेंटेन रखने पड़ेंगे, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, और उधर वाउचर्स भी कुछ पड़े थे क्या टैक्स इनवॉइस चैप्टर में? रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर जो उस चैप्टर में पढ़े थे वो सारे आपको मेंटेन रखने पड़ेंगे। इसके बाद रूल 56 का सब रूल 2, इसमें क्या बोला? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ए पर्सन पेइंग कंपोजिशन टैक्स अंडर सेक्शन 10। इसका मतलब ये सब रूल 2 कंपोजिशन सप्लायर पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो किस पे एप्लीकेबल होगा? ऐसा सप्लायर जो रेगुलर स्कीम फॉलो करता है, कंपोजिशन स्कीम नहीं, रेगुलर स्कीम फॉलो करता है। तो रेगुलर स्कीम फॉलो करने वालों पर रूल 56 सब रूल 2 लगेगा, कंपोजिशन सप्लायर पे नहीं लगेगा। इसमें क्या बोला है? ये क्या मेंटेन करेगा? स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, स्टॉक लेजर सब मेंटेन करेगा। इसका मतलब ये हुआ स्टॉक अकाउंट और स्टॉक लेजर रखने की रिक्वायरमेंट कंपोजिशन सप्लायर पे नहीं है, उसी पर है जो रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है। इसका मतलब इनडायरेक्टली कहा जा रहा है स्टॉक रिकॉर्ड्स कंपोजिशन सप्लायर को रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस रूल की कनेक्टिविटी किससे? सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 से। तो
मैं यहाँ इसको अपडेट करता हुआ चलता हूँ कि ये स्टॉक रिकॉर्ड किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? नॉट एप्लीकेबल फॉर कंपोजिशन सप्लायर। ये स्टॉक रिकॉर्ड रखने की रिक्वायरमेंट कंपोजिशन सप्लायर पे तो नहीं है, ठीक है। रेगुलर स्कीम रेगुलर सप्लायर पर ही है, तो उसे स्टॉक के रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़ेंगे। क्या रखना पड़ेगा? कि उसने क्या गुड्स रिसीव किया, क्या गुड्स सप्लाई किया, मतलब क्या गुड्स खरीदा, क्या गुड्स बेचा। एंड सच अकाउंट शेल कंटेन, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए कि कितना रिसीव हुआ, क्या सप्लाई किया, कुछ लॉस्ट हो गया, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज ऑफ कर दिया क्या, बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल, वो भी आपको स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़ेंगे। और ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ क्लोजिंग बैलेंस भी मेंटेन रखना पड़ेगा। स्टॉक किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो सकता है, फिनिश गुड्स, स्क्रैप, वेस्टेज, सारा आपको स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़ेंगे। बट ये पॉइंट कंपोजिशन सप्लायर पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद रूल 56 का सब रूल 3, इसमें क्या बोला? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल कीप एंड मेंटेन ए सेपरेट अकाउंट ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड, पेड एंड एडजस्टमेंट मेड देयरटू। एडवांस पर जीएसटी किसके लिए एप्लीकेबल होता है? क्या सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए होता है? क्या नहीं होता है? एडवांस पे नहीं होता है सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए, सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए होता है, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं कि रूल 56 सब रूल 3 ये अप्लीकेबल सिर्फ सप्लायर ऑफ सर्विस पे होगा? तो ये बात किसके लिए एप्लीकेबल होगी, आप अपनी नोटिंग करते हुए चले हैं। अप्लीकेबल फॉर सप्लायर ऑफ सर्विस। गुड्स का सप्लायर रखे ये मना नहीं किया है, बट जीएसटी पेबल किसके लिए होता है? एडवांस पर, सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है एडवांस पर ही, तो उसके लिए तो कंपलसरी हो गया। बाकी गुड्स का सप्लायर अगर रखता है एडवांस का रिकॉर्ड तो ऑप्शनल है, मना नहीं किया है। सप्लायर ऑफ गुड्स को एडवांस का रिकॉर्ड रखने से मना नहीं किया है, ठीक है, रख भी सकता है, ऑप्शनल है उसके लिए। फिर सब रूल 4, रूल 56 का सब रूल 4, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, यहां पे भी लिखा अदर देन द पर्सन पेइंग कंपोजिशन टैक्स। इसका मतलब ये पॉइंट भी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? कंपोजिशन सप्लायर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये भी रेगुलर सप्लायर के लिए एप्लीकेबल है। ये क्या मेंटेन रखे? डिटेल ऑफ टैक्स पेबल, किसका टैक्स पेबल कितना बनता है, इंक्लूडिंग आरसीएम में टैक्स कितना बनता है, आरसीएम चाहे 9493 वाला हो चाहे 94 वाला हो, ठीक है। और इसने क्या टैक्स कलेक्ट किया है? अब मेरे को एक बात बताओ, कंपोजिशन सप्लायर टैक्स कलेक्शन नहीं करता है, तो इसलिए बोला ये पॉइंट किस पे एप्लीकेबल है? रेगुलर सप्लायर पर, कंपोजिशन सप्लायर पे एप्लीकेबल नहीं है। तो उसने क्या टैक्स कलेक्शन किया कस्टमर से? इसके अलावा क्या पेमेंट किया है? उसका इनपुट टैक्स कितना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसने क्लेम कितनी की है, अलॉन्ग विथ ए रजिस्टर ऑफ टैक्स, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चालान इशूड एंड रिसीव्ड ड्यूरिंग एनी टैक्स पीरियड। अच्छा, ये टैक्स पीरियड क्या होता है? टैक्स पीरियड वो होता है जिस पीरियड के लिए वो पर्सन रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल होता है। तो कुछ लोग रिटर्न मंथली बेसिस पर फाइल करने के लिए लायबल हैं, तो फिर उनका टैक्स पीरियड क्या हो गया? मंथ। और जो लोग क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल है, तो उनके लिए टैक्स पीरियड का मतलब क्वार्टर हो गया, ठीक है। तो ये इनको मेंटेन रखना पड़ेगा। ये डिटेल ऑफ टैक्स पेबल, तो क्या आउटपुट टैक्स पेबल? बोलो यस। क्या बात?
देखो इनपुट टैक्स तो अलग बोल दिया ना, इसका मतलब ये टैक्स पेबल जो बोला ये किसके लिए बोला, आउटपुट टैक्स पेबल के लिए बोला, ठीक है। तो अब चलते हैं मेन प्रोविजन सेक्शन 35 सेक्शन 1। क्या ये कंपोजिशन सप्लायर को मना किया ये मेंटेन रखने से? क्यों मना किया? उसका टैक्स बनता है लेकिन वो अपने कंपोजिशन सप्लायर अपने टर्नओवर पे टैक्स पे करता है स्पेसिफाइड परसेंटेज से, ठीक है। तो यहां पर भी मैं लिख दूं, यहां पर आउटपुट टैक्स पेबल के आगे भी क्या लिख दूं, ये किसके लिए है, ये डिटेल नॉट अप्लीकेबल है फॉर कंपोजिशन सप्लायर, ठीक है। चलिए फिर अब पढ़ते हैं सब रूल 5। Every registered person shall keep the particulars of name and complete addresses of suppliers. उसके सप्लायर कौन से जिससे वो सप्लाई लेता है, फ्रॉम whom he has received the goods or services. उसने इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जिससे भी लिया है उसके सप्लायर कौन है, उसकी डिटेल वो मेंटेन रखेगा। नेम एंड कंप्लीट एड्रेस, फिर लिखा नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम ही हैज सप्लाइड द गुड्स। इसका मतलब जिसको उसने आउटवर्ड सप्लाई दी है, मतलब रेसिपिएंट हुआ क्या। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला पॉइंट सप्लायर के लिए था, फिर ये वाला पॉइंट रेसिपिएंट का हो गया। मतलब वो अपने सप्लायर्स की डिटेल मेंटेन रखे, अपने रेसिपिएंट्स की भी डिटेल मेंटेन रखे। फिर और क्या मेंटेन रखना है, कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड बाय हिम। जहां पर वो अपने गुड्स का स्टोरेज करता है वहां पर उसकी डिटेल भी मेंटेन रखे, इंक्लूडिंग गुड्स स्टोर्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट। जो माल अभी ट्रांजिट में है, रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन में है, उसकी भी डिटेल मेंटेन रखेगा, अलॉन्ग विद द पर्टिकुलर्स ऑफ स्टॉक स्टोर्ड देयर इन। तो अगर वो किसी दूसरी जगह गोडाउन और वेयर हाउस में अपना गुड्स स्टोर करता है, इसका मतलब ये पॉइंट लगता है आपके गोडाउन और वेयर हाउस। अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरे गोडाउन और वेयरहाउस में अपना गुड्स स्टोर करता है तो उन सारे प्रीमाइसेस की डिटेल भी इसे मेंटेन रखनी होगी। फिर सब रूल 6, where any taxable goods are found to be stored at any place। अब एक बात समझना, यहां जीएसटी कानून में एक बहुत ही सीरियस प्रोविजन डाला हुआ है। कई बिजनेसमैन क्या करते हैं, उनका मान लो एक प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसको उन्होंने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर दिया, एक ब्रांच और खोली, उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बता दिया, ठीक है। फिर उनका बिजनेस और बढ़ना शुरू होता है और वो दूसरी जगह भी अपना गुड्स रखना शुरू कर देते हैं। अरे किसी भी दूसरी जगह अपना गुड्स रखोगे, स्टोर करोगे, तो वो आपको अपने प्लेस ऑफ बिजनेस के तौर पे बताना पड़ेगा। हमने प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या माना जाएगा, जहां पर आप अपना गुड्स रखते हो, स्टोर करते हो। पढ़ा था प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन, एक तो आपके प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में थी और इसके अलावा आईटीसी चैप्टर में भी थी। अब एक ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड है, उसने अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी डिक्लेयर किया हुआ है और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी डिक्लेयर किया हुआ है, वो अपना गुड्स डिक्लेयर्ड प्लेस के अलावा और कहीं रख दे, डिक्लेयर्ड प्लेस के अलावा कहीं और रख दे, तो क्या माना जाएगा, कह रहे हैं विदाउट द कवर ऑफ ए वैलिड डॉक्यूमेंट। वो माल वहां पहुंचा कैसे, उसके पास उसका कोई वैलिड डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो प्रॉपर ऑफिसर उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेगा, द प्रॉपर ऑफिसर शैल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स।
प्रॉपर ऑफिसर उस गुड्स पर क्या टैक्स बनता है वो कैलकुलेट कर लेगा, एज इफ क्या मानते हुए, सच गुड्स हैव बीन सप्लाइड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। इफेक्ट समझो, अगर आप अपना कोई प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर नहीं कर पाते आरसी के अंदर, तो उसका नतीजा क्या होगा, आपका गुड्स वहां पाया गया जो कि आपका डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो क्या माना जाएगा, उसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा और उस पर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी जो आपको पे करनी पड़ जाएगी। बहुत ही सीरियस प्रोविजन है। तो जैसे ही अगर आप अपना किसी दूसरी जगह गुड्स स्टोर करना शुरू करते हो, आप अपनी आरसी अमेंड कराओ, नहीं कराओगे तो ये नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। वहां माल आपका पकड़ा गया, क्या माना जाएगा, ये आपने डीम्ड सप्लाई कर दिए और उस पे जो आउटपुट टैक्स बनता है भरो आप। फिर रूल 56 का सब रूल 7, every registered person shall keep the books of accounts at principal place of business and the books of accounts relating to additional place of business mentioned in his certificate of registration। ये बात पहले भी हो गई, क्या बोला मैंने कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की बुक्स आपको प्रिंसिपल प्लेस पे रखनी पड़ेगी और जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की बुक्स है आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर रखनी पड़ेगी। मतलब रिस्पेक्टिव प्लेस की बुक्स आपको रिस्पेक्टिव प्लेस पे रखनी पड़ेगी और ये आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर वगैरह पर आप मेंटेन कर सकते। फिर तो जो सेक्शन की बातें हैं, देखो पूरा जो चैप्टर बनाया गया है उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। ये चैप्टर बनाते वक्त गवर्नमेंट ने क्या क्या ध्यान रखा, गवर्नमेंट ने सोचा दो पार्टीज होती हैं, सप्लायर और रेसिपिएंट। सप्लायर रेसिपिएंट को सप्लाई देता है, ठीक है, तो सप्लायर को बेसिक रिकॉर्ड एडिशनल रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। लेकिन क्या सप्लायर कभी एजेंट भी तो अप्लाई कर एजेंट भी तो रख सकता है ना, या वेयर हाउस कीपर भी रख सकता है, या तीसरा एक और कौन हो सकता है पूरे सप्लाई के ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में, ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो सप्लायर की क्या ड्यूटीज हैं, ये पढ़ना पड़ेगा कि सप्लायर को क्या अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने पड़ेंगे। तो क्या एजेंट के लिए भी गवर्नमेंट बात कर सकती है क्या कि एजेंट को भी कुछ रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, वेयर हाउस कीपर और ट्रांसपोर्टर को भी कुछ रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़ेंगे, यस। तो इस चैप्टर का बेसिक फ्रेमवर्क ये है, हमें इन लोगों को लायबल मानना है अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने के लिए। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या बात अभी तक की वो हम लिखते हुए चलते हैं। हमने बात की कि पर्सन कौन, किसको रखना पड़ेगा अकाउंट्स और रिकॉर्ड, और फिर सेक्शन की बात और रूल्स की बात। हमने फर्स्ट पढ़ा रजिस्टर्ड पर्सन को अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन को अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। इसके लिए पहले क्या पढ़ा, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1। इससे रिलेटेड रूल्स अभी तक क्या पढ़े हमने, रूल 56 सब रूल 1 से लगाकर अभी तक कितने पढ़ लिए, 7 तक पढ़े।
ठीक है, तो गवर्निंग सेक्शन है 35 सबसेक्शन 1 और रिलेटेड रूल है रूल 56 से 1 to 7। फिर कुछ रूल्स और पढ़ते हैं हम, आते हैं अब रूल 56 का सब रूल 11। अभी मैंने बोला कि और अदर पार्टीज क्या इन्वॉल्व हो सकती है सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में, एजेंट, वेयरहाउस कीपर और ट्रांसपोर्टर। तो एजेंट को क्या रिकॉर्ड एडिशनल मेंटेन रखने होंगे। अच्छा, एक बात और बताओ, मैंने पहले कभी ये भी बोला था आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कि एक एजेंट के 4 प्रिंसिपल हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही पर्टिकुलर केस माना जाए, आपने चॉकलेट की एजेंसी ली है, चॉकलेट की एजेंसी ली है, तो अलग अलग कंपनीज के चॉकलेट आप बेचते हो, तो उस केस में आपके एक से ज्यादा प्रिंसिपल हो गए ना। तो इसका मतलब एक एजेंट के एक से ज्यादा प्रिंसिपल हो सकते हैं। तो क्या वो एवरी प्रिंसिपल से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा? यस, वो एवरी प्रिंसिपल से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा। तो एजेंट के लिए पढ़ते हम क्या रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़ेंगे? एडिशनल। वो बेसिक वाले तो रखने ही पड़ेंगे, ये हम पढ़ रहे हैं एडिशनल। पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथोराइजेशन रिसीव्ड बाय हिम, उसके एजेंसी लेटर, प्रिंसिपल ने उसको एजेंट बनाया, उसका फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, एजेंसी लेटर फ्रॉम ईच प्रिंसिपल। और एजेंट गुड्स रिसीव भी कर सकता है, सप्लाई भी कर सकता है, गुड्स और सर्विस दोनों की, गुड्स और सर्विस की वो रिसीव भी कर सकता है, सप्लाई भी कर सकता है। तो प्रिंसिपल का ऑथोराइजेशन लेटर, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, एजेंसी लेटर, ये मेंटेन रखना पड़ेगा। इसके अलावा वो जो गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर रहा है, रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, वो जो गुड्स और सर्विस रिसीव कर रहा है उसका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी, ये सब मेंटेन रखना पड़ेगा। वो जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, यहां लिखा वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो गुड्स और सर्विस रिसीव कर रहा है, फिर आगे बोला अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहा है, उस गुड्स और सर्विस की का डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी मेंटेन रखनी होगी। और अपने एवरी प्रिंसिपल का अकाउंट्स मेंटेन रखने पड़ेंगे कि हर प्रिंसिपल का हिसाब क्या है, कितना पैसा मांगते हैं, कितना पैसा ड्यू है, ये सब। फिर टैक्स पेड ऑन रिसिप्ट्स और ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ पर उसने जो भी गुड्स रिसीव किया या सप्लाई की, उस पर उसको जो भी टैक्स पे करना पड़ा, उसकी डिटेल उसे मेंटेन रखनी होगी। तो ये बातें एप्लीकेबल थी एक्सक्लूसिवली एजेंट्स के लिए। तो एजेंट्स के लिए रूल हो गया आपका रूल 56 सब रूल 11। तो उस चार्ट को अपडेट करते हुए चलते हैं कि एजेंट के लिए रूल बनाया गया, रूल 56 सब रूल 11 ये बनाया गया एजेंट के। फिर इलेवन की बात हुई, अब 12 में आइए। ये बात मैन्युफैक्चरर के लिए एडिशनल। तो एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरर, वो मंथली प्रोडक्शन अकाउंट्स रखेगा, मंथली प्रोडक्शन अकाउंट्स, कि उसने showing quantitative details of raw material and services used in manufacture
मैन्युफैक्चर में उसने रॉ मटेरियल और सर्विसेज क्या इनपुट और इनपुट सर्विसेज क्या यूज की, और उससे क्या गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ उसकी भी क्वांटिटेटिव डिटेल, मतलब इनपुट रॉ मटेरियल की भी क्वांटिटेटिव डिटेल और फाइनल प्रोडक्ट की भी क्वांटिटेटिव डिटेल, इंक्लूडिंग द वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट देयर ऑफ। उसके इस मैन्युफैक्चरिंग में क्या वेस्ट और बाय प्रोडक्ट जनरेट हुआ उसकी भी डिटेल उसे रखनी पड़ेगी मंथली बेसिस पर। तो ये जो प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स एक मैन्युफैक्चरर को रखने हैं मंथली बेसिस पर मेंटेन रखने हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट से कभी भी ऑफिसर आकर चेक कर सकता है, ठीक है, और वो डिमांड करे ऑफिसर चेकिंग के लिए तो उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऑफिसर कभी भी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स के लिए आ सकता है, तो ये सब उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। फिर रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज, मतलब ये बात किसके लिए लगेगी, एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए लगेगी। वो क्या अकाउंट मेंटेन करे, अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज्ड इन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ये सप्लायर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अपनी आउटवर्ड सर्विस प्रोवाइड करने में इसे क्या इनपुट गुड्स कंज्यूम करना पड़ता है या और कोई इनपुट सर्विस लेनी पड़ जाती है, वो उसने यूज की, और अपनी आउटवर्ड सप्लाई की जो सर्विस दी है वो आउटपुट सर्विस क्या दी, उसकी सारी डिटेल मेंटेन रखनी होगी। तो इसका मतलब रूल 56 का सब रूल 12 मैन्युफैक्चरर के लिए और सब रूल 13 सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए। तो चार्ट अपडेट करते हुए चलें कि कौन कौन सा प्रोविजन किस किस के लिए है। रूल 56 का सब रूल 12 मैन्युफैक्चरर के लिए, मैन्युफैक्चरर, और 56 का 13 इसके लिए सप्लायर ऑफ सर्विसेज, ठीक है। फिर अब आते हैं रूल 56 का सब रूल 14 एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या, ये प्रोविजन स्पेसिफिकली वर्क कॉन्ट्रैक्टर के लिए है। रजिस्टर्ड पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वो सेपरेट अकाउंट मेंटेन रखे। अब क्या एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट के काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हो सकते हैं, मान लीजिए उसके 3 जगह पर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो क्या ये सारी डिटेल उसे ईच कॉन्ट्रैक्ट वाइज अलग अलग मेंटेन रखनी होगी? यस। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन्स ऑन हुज बिहाफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, ऐसे बोल दो वो अपने कॉन्ट्रैक्टी जितने भी उसके कॉन्ट्रैक्टी हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्टर ईच कॉन्ट्रैक्टी की डिटेल मेंटेन रखेगा, उसका नाम एड्रेस, ठीक है। तो मतलब वो अपने सारे कॉन्ट्रैक्टी की डिटेल मेंटेन रखेगा। फिर उसने वर्क कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में क्या गुड्स और सर्विस रिसीव की है, उनका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी। गुड्स और सर्विस का डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी जो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट में लगी है। उसने यूटिलाइज कितनी की है, रिसीव कितनी की है, यूटिलाइज कितनी की है, कोई भी गुड्स और सर्विस, उसका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी। और इस वर्क कॉन्ट्रैक्टर को अभी तक पेमेंट कितना रिसीव हो चुका है, वर्क कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट रिसीव होगा किससे, कॉन्ट्रैक्टी से, तो उसकी भी डिटेल वो मेंटेन करेगा।
फिर नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द सप्लायर फ्रॉम हुम ही रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज। तो हो सकता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने में इस वर्क कॉन्ट्रैक्टर को कोई गुड्स और सर्विस लेनी पड़ी हो, तो उसे क्या गुड्स और सर्विस रिसीव हुई, सप्लायर्स की डिटेल, उनके नेम, एड्रेसेस। ठीक है, तो चार्ट अपडेट करें। रूल 56 का सब रूल 14 किस पर एप्लीकेबल है? वर्क कॉन्ट्रैक्टर पर। ठीक है, वर्क कॉन्ट्रैक्टर पर है। अब पहले मैं उठाता हूं रूल 56 का सब रूल 17 उठाता हूं। उसमें भी वो 17 किसके लिए एप्लीकेबल है? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के लिए। आप सुनते हो शॉर्ट में C&F एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, उनके लिए एप्लीकेबल है। जिनकी कस्टडी में गुड्स, ये हैं एजेंट ही, ये हैं एजेंट ही, तो इनकी कस्टडी में गुड्स पड़ा रहता है। पर्सन हैविंग कस्टडी ओवर द गुड्स इन द कैपेसिटी ऑफ ए कैरियर, मतलब गुड्स की ओनरशिप नहीं है इनके पास, एजेंट हैं ये। किसी को गुड्स की डिलीवरी या डिस्पैच करने के लिए रेसिपिएंट को ऑन बिहाफ ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पर रेसिपिएंट को ये गुड्स की डिलीवरी देंगे, डिस्पैच करने का काम करेंगे। ये कहलाते हैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। इनको क्या मेंटेन रखना पड़ेगा? इनको रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स हैंडल्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन एंड शैल प्रोड्यूस द डिटेल्स देयरऑफ, अगर उनसे मांगी जाए तो। ये तो पहले भी है कि पढ़ा हमने कि ये रिकॉर्ड इसलिए मेंटेन रखे जाएंगे ताकि ऑफिसर उनसे कभी भी डिमांड करे चेकिंग के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब रूल 56 में सब रूल डाल डालकर अलग अलग लोगों के लिए अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स प्रेस्क्राइब किए गए। तो रूल 56 का सब रूल 17 किसके लिए है? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। ठीक है, तो मैंने बोला एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 में बताए हुए बेसिक रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे और रूल्स में बताए हुए एडिशनल रिकॉर्ड्स भी रखने पड़ेंगे। सेक्शन में बताए हुए रिकॉर्ड बेसिक रिकॉर्ड है, रूल्स में बताए हुए रिकॉर्ड एडिशनल रिकॉर्ड है। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन 35 का सब सेक्शन 2 उठाते हैं। सेक्शन 35 में आ जाइए, इसका सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं। किसके लिए एप्लीकेबल है? एवरी ऑनर और ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस और गोडाउन। अच्छा, इस ऑनर और ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस और गोडाउन को मैं शॉर्ट में बोल दूं वेयरहाउस कीपर, तो इसको हम नाम दे देते हैं, दैट इज वेयरहाउस कीपर। ठीक है, तो वेयरहाउस कीपर की लायबिलिटी फिक्स की गई है, उसको क्या रिकॉर्ड्स अकाउंट्स रखने पड़ेंगे। तो एवरी ऑनर और ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस और गोडाउन और एनी अदर प्लेस यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स और एवरी ट्रांसपोर्टर। इसका मतलब सेक्शन 35 का सब सेक्शन 2 वेयरहाउस कीपर और ट्रांसपोर्टर के लिए बनाया गया है। इसमें क्या बोला?
कि वो लोग चाहे जीएसटी कानून में रजिस्टर्ड हैं चाहे नहीं है, मतलब हो भी सकते हैं ये लोग रजिस्टर्ड, नहीं भी हो सकते, ये चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो। इनको क्या डिटेल मेंटेन रखनी पड़ेगी, किस बात का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कंसाइनर कौन था, जैसे वेयरहाउस कीपर, किसने माल भेजा था, कंसाइनी कौन है, कहाँ भेजना है ये माल, और अदर रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ द गुड्स, गुड्स की डिटेल की, गुड्स का डिस्क्रिप्शन, वो डिटेल इनको मेंटेन रखनी पड़ेगी। तो वेयरहाउस कीपर और ट्रांसपोर्टर के लिए स्पेशल प्रोविजन सेक्शन 35 का सबसेक्शन 2। अब इससे रिलेटेड रूल पढ़ते हैं, रूल 58। तो रूल 58 पढ़ते हैं। रूल 58 क्या बोलता है कि वेयरहाउस कीपर और ट्रांसपोर्टर को कुछ रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़ेंगे, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज बनाई गई हैं। अभी हम सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 में क्या पढ़ के आए, ये लोग रजिस्टर्ड हो सकते हैं, रजिस्टर्ड हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड हैं तो, अगर ये अनरजिस्टर्ड हैं तो इनको एनरोलमेंट कराना होगा जीएसटी की पोर्टल में जाके। तो इसका मतलब जीएसटी कानून में दो कैटेगरी बनी हुई है क्या, एक तो रजिस्टर्ड पर्सन, एक एनरोल्ड पर्सन। यस, दो कैटेगरी क्यों बनाई, रजिस्टर्ड पर्सन, एनरोल्ड पर्सन। कुछ लोगों को रिटर्न फाइल नहीं करने होंगे, लेकिन उनकी जीएसटी कानून में पहचान होनी चाहिए। अगर उनको बोल दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो फिर वो रिटर्न फाइलिंग के लिए लायबल हो जाएंगे। गवर्नमेंट उनसे रिटर्न फाइल नहीं करवाना चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है वो बस कुछ रिकॉर्ड मेंटेन कर ले और उनकी पहचान उजागर हो डिपार्टमेंट के सामने, तो उनको एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। तो अगर वेयरहाउस कीपर और ट्रांसपोर्टर जीएसटी कानून में रजिस्टर्ड है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है रजिस्टर्ड तो फिर मतलब उसका जीएसटीएन नंबर नहीं है, लेकिन उसको एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो। ठीक है, तो यहां हम पढ़ते हैं ऐसे पर्सन जिनको रिकॉर्ड मेंटेन रखने हैं सेक्शन 35 सब सेक्शन 2 में, किसको रिकॉर्ड मेंटेन रखने, वेयरहाउस कीपर को और ट्रांसपोर्टर को। इफ नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उनको रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़ेंगे। पहले क्या करना पड़ेगा, जीएसटी की पोर्टल पर उनको एक फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा एनरोलमेंट कराने के लिए। क्या, जीएसटी INR01, नाम से याद हो जाएगा, एनरोलमेंट कराना है तो नहीं, ENR एनरोलमेंट करवाना है। ठीक है, ये जीएसटी की पोर्टल पर डायरेक्टली जाएं या कमिश्नर ने जो नोटिफाई किए फैसिलिटेशन सेंटर वहां पर जाएं और ये फॉर्म इनको अपलोड कराना पड़ेगा एनरोलमेंट के लिए ENR01। और ये फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल इन्होंने फर्निश की वो वैलिडेट होगी और एक इनका यूनिक एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा और इनको कम्युनिकेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ये जीएसटी की पोर्टल पर एनरोल्ड हो जाएंगे। मतलब जीएसटी कानून दो कैटेगरी के पर्सन बनाना चाहता है, रजिस्टर्ड पर्सन, एनरोल्ड पर्सन। ठीक है, अब अगर एक वेयरहाउस कीपर और ट्रांसपोर्टर मान लो एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा देता है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने राजस्थान स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो क्या वो अदर स्टेट्स में भी एनरोल्ड माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन वर्ड मैंने गलत बोल दिया, एनरोलमेंट। अगर उन्होंने राजस्थान स्टेट में एनरोलमेंट करा दिया है, अब क्या दूसरे स्टेट में भी एनरोलमेंट अलग से कराएं, तो यहां लिखा है द पर्सन एनरोल्ड एज अबो इन एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी shall be deemed to be enrolled in the state or union territory। मतलब
इसका इफेक्ट ये है, जैसे राजस्थान स्टेट में इन्होंने एनरोलमेंट करा दिया तो इनको दूसरे स्टेट्स के लिए भी एनरोल्ड माना जाएगा, माना जाएगा। इसका मतलब इनको किसी भी एक स्टेट में एनरोल हो जाना है, किसी भी एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इनको एनरोल हो जाना है। ठीक है, फिर every person who is enrolled as a boss shall when required amend the details furnished, वो चाहे तो अपनी डिटेल को अमेंड कर सकते हैं। कहां पर? जीएसटी की पोर्टल पर डायरेक्टली आके या किसी भी फैसिलिटेशन सेंटर जो कमिश्नर से नोटिफाइड हो वहां पर जाकर इस ENR 01 में अमेंडमेंट करवा सकते हैं अपनी डिटेल में। तो अभी तक जो बातें लिखी हैं उसको पढ़ने से हमको ये समझ आया कि कंक्लूजन क्या, एक वेयरहाउस कीपर और ट्रांसपोर्टर को जीएसटी की पोर्टल पर एनरोलमेंट कराना होगा अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो। यही तो कंक्लूजन निकला अभी तक। अब सब रूल 4 में क्या बोला? रूल 58 का सब रूल 4, इसमें बोला सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 56। मतलब रूल 56 में तो जो लिखा गया एडिशनल रिकॉर्ड वो तो इनको रखने पड़ेंगे। इसके अलावा एनी पर्सन इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, मतलब ये बात ट्रांसपोर्टर के लिए आ रही है, इनको रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या गुड्स ट्रांसपोर्ट किया, डिलीवर कितना किया, गुड्स स्टोर्ड एंड ट्रांजिट बाय हिम, इनके पास कितना गुड्स पड़ा है, अलॉन्ग विद जीएसटीएन नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड कंसाइनर एंड कंसाइनी। इनके कंसाइनर कंसाइनी जो भी रजिस्टर्ड हैं, किसका माल ले जा रहे हैं और किसके यहां ले जा रहे हैं, फॉर ईच ऑफ हिज ब्रांचेस, ये इनको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो ये बात ट्रांसपोर्टर के लिए लगी है। फिर वेयरहाउस कीपर के लिए अलग प्रोविजन, वेयरहाउस कीपर के लिए इनको क्या रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा कि इनके वेयरहाउस में किसी भी पर्सन का गुड्स कितने टाइम तक, कितने पीरियड तक पड़ा रहा, पीरियड फॉर विच पर्टिकुलर गुड्स रिमेन इन द वेयरहाउस, कितने टाइम तक इनके वेयरहाउस के अंदर गुड्स पड़ा रहा, इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू डिस्पैच, मूवमेंट, रिसिप्ट एंड डिस्पोजल ऑफ सच गुड्स, कितना ये डिस्पैच कर चुके हैं, कितना मूवमेंट हुआ, कितना रिसीव हुआ, डिस्पोजल किया, डिस्पैच किया, डिस्पोजल डिस्पैच एक ही बात है। तो इनको इनका सारा रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा। और कैसे मेंटेन रखना पड़ेगा, ये एक बात और आ रही है वेयरहाउस कीपर और गोडाउन के लिए कि जो भी ये गुड्स अपने यहाँ स्टोर करते हैं वो इनको आइटम वाइज रखना पड़ेगा डिटेल। जो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे वो आइटम वाइज मेंटेन रखनी पड़ेगी एंड ऑनर वाइज। अलग अलग लोगों का गुड्स वेयरहाउस कीपर के पास पड़ा है, उस गुड्स के ऑनर कौन कौन है, ऑनर वाइज मेंटेन रखना पड़ेगा, आइटम वाइज मेंटेन रखना पड़ेगा। और प्रॉपर ऑफिसर जब भी चेकिंग के लिए आए उसको फिजिकल वेरिफिकेशन करने देना है। ठीक है, तो एनरोलमेंट जीएसटी की पोर्टल पर किसके, इनके लिए मैंडेटरी हो गया, वेयरहाउस कीपर और ट्रांसपोर्टर के लिए। तब भी एनरोलमेंट मैंडेटरी जब भी अगर अनरजिस्टर्ड है तो, रजिस्टर्ड है तो नहीं। ठीक है, तो चार्ट अपडेट करते हैं। दूसरा प्रोविजन, इसी चार्ट को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, किसके लिए प्रोविजन है, वेयरहाउस कीपर, वेयरहाउस कीपर या ट्रांसपोर्टर। वेयरहाउस कीपर, ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड हो तो अच्छी बात है। सेक्शन कौन सा था इनका, 35 का 2, सब सेक्शन 2।
इनका रिलेटेड रूल क्या था? 58। ठीक है, अच्छा, रूल 58 से 1, 2, 3 किससे रिलेटेड थे? एनरोलमेंट नंबर से रिलेटेड थे, एनरोलमेंट से रिलेटेड थे। और रूल 58 का सब रूल 4 एडिशनल रिकॉर्ड से रिलेटेड था। ठीक है, अच्छा, इसमें सब रूल 5 भी था क्या? सब रूल 5 में क्या बोला गया? आइटम वाइज। अच्छा, एक बात और, इसके अंदर जो 58 का 5 है, क्या वो सिर्फ वेयर हाउस कीपर के लिए है? हाँ, वो वेयर हाउस कीपर के लिए है। उसमें क्या बोला, कैसे मेंटेन रखेगा? आइटम वाइज और ऑनर वाइज। ठीक है, अब बताऊं ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं? इस चैप्टर में मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए हैं। अब क्वेश्चंस अगर मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक वेयरहाउस ऑनर और ट्रांसपोर्टर को क्या रिकॉर्ड मेंटेन रखने हैं। तो फिर आपको सिर्फ क्या बताना है? आप सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1 थोड़ा ना बताओगे, 35(2) बताओगे, सेक्शन 35(2) बताओगे, और इससे रिलेटेड रूल्स कौन से हैं? रूल 58 वो बताओगे, रूल 56 थोड़ा ना बताओगे। समझ गए बात? चलिए फिर अब आते हैं हम सेक्शन 35 के अंदर। आ जाइए, सेक्शन 35 के अंदर आ गए। 35 का सबसेक्शन 1, उसमें एक बात, एक चिंगारी छोड़ी गई कि ये रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जा सकते। तो यहां बोला गया आपको कि रजिस्टर्ड पर्सन में कीप एंड मेंटेन अकाउंट्स एंड अदर पर्टिकुलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब मैनुअल में तो रख सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑप्शनल है, रख सकता है। मैनर प्रेस्क्राइब किया जाएगा, मैनर प्रेस्क्राइब किया जाएगा। तो इसके आगे लिख दो प्रेस्क्राइब कहां किया हुआ है, रूल 57, रूल 57 में प्रेस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं रूल 57। रिकॉर्ड आप मैनुअल मेंटेन रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन रख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक बैकअप रखना होगा। बैकअप क्या? कभी आपका डेटा डिलीट हो गया तो इसलिए आपको बैकअप रखना पड़ेगा, वो मेंटेन रखना होगा। मेंटेन एंड प्रिजर्व्ड इन सच मैनर दैट इन द इवेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सच रिकॉर्ड, अगर आपका ये डेटा का डिस्ट्रक्शन हो जाए ड्यू टू एक्सीडेंट्स और नेचुरल कॉजेस, तो इंफॉर्मेशन को रीस्टोर किया जा सके, बैकअप से इंफॉर्मेशन को रीस्टोर किया जा सके। तो बैकअप मेंटेन रखिए, अगर डिस्ट्रॉय हो जाइए बैकअप, तो रीस्टोर किया जा सके विद इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। फिर आपने ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखे हैं, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपसे अगर डिमांड की जाए, प्रॉपर ऑफिसर आएगा चेक करने के लिए, इंस्पेक्टर आएगा चेक करने के लिए, तो आपको ये सब प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर वो आपको बोले
कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म समझ नहीं आता, मेरे को कंप्यूटर नहीं आता है, मेरे को हार्ड कॉपी चाहिए, तो हार्ड कॉपी में प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर वो कंप्यूटर का जानकार है तो वो एनी इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट में आपसे ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिमांड कर सकता है। फिर ये आपको स्टोर करना है इलेक्ट्रॉनिकली, डिमांड करे तो उसको प्रोड्यूस करना है। डिटेल्स ऑफ सच फाइल्स, आपने क्या फाइल्स इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में मेंटेन की है वो आपको बताना पड़ेगा। उन फाइल्स, वो फाइल्स अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो पासवर्ड बताने पड़ेंगे। और आपने अगर कोई पासवर्ड में जो भी कोड यूज किया है वो उस कोड का मीनिंग जानना चाहता है, ठीक है। एक जगह मैंने कोड देखा, TDP RP AP ऐसे था। तो कई बार क्या है, हाँ बता रहे हैं ना आपको, इस तरीके से पासवर्ड रखा गया था। अब प्रॉपर ऑफिसर को बार बार फाइल खोलनी पड़ती है तो उसको याद नहीं रहता है कि उसको बार बार लिखा हुआ देखना पड़ता है क्या था। तो आप उसको बताइए कि इसका मीनिंग क्या है, हमने ये पासवर्ड ऐसे क्यों रखा है। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, TDP थार ड्राई पोर्ट, उसका मालिक रुचिर पारेख और उसकी वाइफ अदिति पारेख की पासवर्ड हमने ये सोच के बनाया, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। फॉर एसेस एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन which is required for such access along with a sample copy in print form, क्या क्या फाइल आपने कंप्यूटर पर मेंटेन रखी है, इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन रखी है, उसकी सैंपल कॉपी प्रिंट फॉर्म में। जैसे आपने कंप्यूटर पे परचेस रजिस्टर रखा है, सेल्स रजिस्टर रखा है, स्टॉक रिकॉर्ड रखे हैं, सप्लायर रिकॉर्ड रखा है, रेसिपिएंट रिकॉर्ड रखा है, तो आप लिस्ट बना के दो कि आपने कंप्यूटर पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या क्या मेंटेन किया है, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का सेक्शन। अब चार्ट अपडेट करें, वो चार्ट अपडेट करें। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है किस बारे में, रिकॉर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सेक्शन क्या था, 35 का 1, और रूल क्या था, ठीक है। रिकॉर्ड आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो। पढ़ लिया, सेक्शन और रूल आपने दोनों पढ़ लिया। अब आइए, हमने पढ़ा कि एक बात और पढ़ते हैं यहां पर, सेक्शन 35 का सब सेक्शन 3 पढ़ते हैं। कमिश्नर में नोटिफाई ए क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन टू मेंटेन एडिशनल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स फॉर सच पर्सन पर्पस एज में बी स्पेसिफाइड देयरइन। कमिश्नर को पावर दिया गया, वो एडिशनल रिकॉर्ड नोटिफाई कर सकता है। अगर कमिश्नर को लगता है कि उस टैक्सेबल पर्सन के लिए वो अकाउंट और रिकॉर्ड मेंटेन रख पाना पॉसिबल नहीं है, उस पर्सन के लिए वो अकाउंट और रिकॉर्ड रख पाना पॉसिबल नहीं है, तो ही मे फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग परमिट सच क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन टू मेंटेन अकाउंट्स इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। कमिश्नर को लगता है कि ये पर्सन के लिए, इस टैक्सेबल पर्सन के लिए रिकॉर्ड इस मैनर में रख पाना पॉसिबल नहीं है, तो
वो उसको अलाउ कर सकता है कि आप किसी दूसरे फॉर्म में भी ये रिकॉर्ड मेंटेन रख सकते हो। ठीक है, अब पहले पढ़ते हैं सेक्शन 35 का सबसेक्शन 6। इसमें लिखा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज H, where the registered person fails to account for the goods or services, अगर वो ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाता है, मतलब फेलियर टू मेंटेन, अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं रख पाता है तो क्या होगा? प्रॉपर ऑफिसर शैल डिटरमाइन द टैक्स पेबल, क्या मानते हुए? दैट आर नॉट अकाउंटेड फॉर, कि उसने प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं की है, एज द गुड्स और सर्विसेज बोथ हैव बीन सप्लाइड बाय सच पर्सन, कि उसने प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं किया है, और प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73-74 एज द केस में भी मुटाटिस मुटांडिस अप्लाई फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस। का क्या मतलब है? दो सेक्शन का रेफरेंस आ रहा है, सेक्शन 73, 74। अब मैं बात बताऊं आपको, जब आप ऑफिसेस में जाओगे आपको काफी सारे शो कॉस्ट नोटिस मिलेंगे कि आप जहां पर भी आपकी आर्टिकल से ट्रेनिंग होगी तो आपके बॉस के जो भी क्लाइंट्स होंगे उनको नोटिस आ रखे होंगे, शो कॉस्ट नोटिस। प्रॉपर ऑफिसर शो कॉस्ट नोटिस इशू करता है अंडर सेक्शन 73, 74। ये दोनों डिमांड नोटिस हैं, ये दोनों डिमांड नोटिस हैं। ठीक है, ये किस चीज के डिमांड नोटिस हैं? ये दोनों सेक्शन डिमांड नोटिस हैं, और ये होते हैं इन द फॉर्म ऑफ शो कॉज नोटिस। सेक्शन 73 किस चीज का है? नॉन फ्रॉड केस, नॉन फ्रॉड केस। और 74 किसका है? फ्रॉड केस। अगर आपने अकाउंट्स नहीं रखे और अकाउंट्स नहीं रख के आपने कोई फ्रॉड कर लिया है तो आपकी डिमांड निकाली जाएगी सेक्शन 74 में। तो कोई प्रॉपर रिकॉर्ड्स अकाउंट्स नहीं रखता है तो उसकी लायबिलिटी आ सकती है, उसको शो कॉस्ट नोटिस, डिमांड नोटिस आ सकता है, सेक्शन 73, 74 में उसकी लायबिलिटी बन सकती है। अब इससे रिलेटेड एक और सेक्शन पढ़ते हैं। यहां हमें बोल दिया कि आपको अकाउंट्स रखने हैं, रख दिए हमने। अब कितने साल तक संभाल के रखें? रख तो दिए हमने, बना दिए हमने, बट कितने साल तक हम इसको संभाल के रखें? यहां बोल रहे हैं एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन, ये जो भी रिकॉर्ड्स बोले थे आपको मेंटेन रखने हैं until the expiry of 72 months। 72 months का मतलब होता है 6 साल। 72 मंथ्स का मतलब होता है 6 साल। 6 साल आपको रखने पड़ेंगे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर। ड्यू डेट क्या होती है एनुअल रिटर्न फाइल करने की? ईयर एंड से 31 दिसंबर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपका फाइनेंशियल ईयर अगर है 22-23, 2022-23, तो आपका रिटर्न फाइल इस ईयर का आपका एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होगी? इस ईयर का आपका एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होगी? ये ईयर एंड होने से 31 दिसंबर 2023। ठीक है, ये ड्यू डेट तो ये है, इस डेट तक आपको ये रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। इस डेट से पीरियड आपका काउंट होगा 6 साल का। ठीक है, तो इस डेट से पीरियड काउंट करो 6 साल का, इसमें 6 साल ऐड करो, तो आपको अकाउंट्स कब तक रखने पड़ेंगे? 31/12/2029।
ठीक है। अब कई लोग इस बात में कंफ्यूज हो सकते हैं, यहां लिखा है एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से 6 साल। अगर कोई पर्सन अगर एनुअल रिटर्न फाइल कर दे 25 अक्टूबर 2023 को ही, तो क्या ये 6 साल का पीरियड 25 अक्टूबर 2023 से शुरू हो जाएगा क्या? नहीं। सेक्शन में लिखा है एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न से ये 6 साल शुरू नहीं होंगे, हमेशा ड्यू डेट से ही शुरू होंगे। अब पढ़ने से, अब इसको इनकम टैक्स से कंपेयर करो। इनकम टैक्स में कितने साल तक बोला है आपको? बताइए। 8 साल बोला है उधर। 8 साल भी वैसे लैंग्वेज वो नहीं है, इंटरप्रिटेशन हो सकता है वैसे हो। बताइए वहां क्या लिखा है लैंग्वेज? टीटी की बुक खोलिए, उसमें आप निकालिए पीजीबीपी हेड। पीजीबीपी हेड में देखोगे सेक्शन 44AA मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स वाला सेक्शन, पेज नंबर 109। 44AA मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। ये जानबूझ के कंपेयर करवा रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि इनकम टैक्स क्या बोलता है, कितने साल तक संभाल के रखने हैं अकाउंट्स हमको, और जीएसटी क्या बोलता है, कितने साल तक संभाल के रखना है। 7 प्रीवियस 6 असेसमेंट ईयर के एंड से 6 साल, मतलब प्रीवियस ईयर के एंड से 7 साल। और प्रीवियस ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब जीएसटी तो बोलता है कि जीएसटी की लैंग्वेज अलग है। अब मैं इसी फाइनेंशियल ईयर को बेस बना के चलता हूं, और इनकम टैक्स के हिसाब से रिकॉर्ड आपको कब तक रखना है और जीएसटी के हिसाब से कब तक रखना है वो समझते हैं। देखो, इनकम टैक्स में और जीएसटी में कंपेयर करते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स में आपको क्या बोला है? रिकॉर्ड कब तक रखना है? अप टू 6 years फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब आपको 7 प्रीवियस ईयर तक संभाल के रखने हैं। तो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 हो, तो इनकम टैक्स के हिसाब से आपको रिकॉर्ड कब तक रखना पड़ेगा? 31/3/2030, ठीक है। और जीएसटी में आपका पीरियड काउंट होगा एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट प्लस कितने साल? 6 years, ठीक है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर आपका ये है, तो आपकी डेट क्या हो जाएगी? 31/12/2029। तो इनकम टैक्स बोलता है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रिकॉर्ड आप इस रेट तक रखो, और जीएसटी बोलता है इस रेट तक रखो। कंपैरिजन हो गया, ठीक है। अच्छा, दोनों के सेक्शन भी लिख दो। ये इनकम टैक्स में आपके सेक्शन कौन सा लग रहा है? 44AA, और जीएसटी में 36। क्लियर? लेकिन अगर आपके कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, या कोई आपकी रिवीजन और कहीं आपने अपील फाइल कर रखी है, ये प्रोविजो एक्स्ट्रा डाला हुआ है। इसमें क्या बोला? अगर आप एक ऐसी पार्टी हो
जिसमें आपको अपील और रिवीजन में पार्टी बनाया गया है, या आपकी कोई अपीलेट अथॉरिटी के सामने कोई अदर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, रिवीजन अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, कोर्ट के सामने, वो अपील चाहे आपने खुद ने फाइल की हो चाहे कमिश्नर ने फाइल की हो, या आप हो अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर एन ऑफेंस, आप पर इल्जाम है कि आपने कोई ऑफेंस किया है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपको बुक्स ज्यादा टाइम के लिए रखनी पड़ेंगी। ज्यादा टाइम कैसे कह रहे हैं? ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स सब्जेक्ट मैटर है अपील, रिवीजन, प्रोसीडिंग्स, इन्वेस्टिगेशन का, तो आपको ज्यादा टाइम तक संभाल के रखनी होगी। कब तक? फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर फाइनल डिस्पोजल, जब वो अपील डिस्पोज ऑफ हो जाए, अपील का रिजल्ट आ जाए, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ जाए, उससे 1 साल तक। और पीरियड स्पेसिफाइड एज अबो, जो ऊपर बोला था वो तो है ही है, अपील पूरी डिस्पोज हो जाए उसके बाद भी 1 साल तक संभाल के रखना पड़ेगा। इन दोनों टाइम लिमिट्स में से जो भी लेटर हो, जो भी बाद में हो, तब तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने पड़ेंगे। ये था आपका सेक्शन 36। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई रूल भी है? तो रूल 56 का सब रूल 16, अकाउंट्स मेंटेन करे रजिस्टर्ड पर्सन टुगेदर विथ इनवॉइसेस, बिल ऑफ सप्लाई, ये तो बोला सब, डिलीवरी चालान सब मेंटेन करो। इनवर्ड सप्लाई कितनी आई, आउटवर्ड सप्लाई कितनी आई, ये सारे रिकॉर्ड्स आपको प्रिजर्व रखने पड़ेंगे। बोल दिया जैसा कि सेक्शन 36 में लिखा हुआ है उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे रेफर हो गया, सेक्शन 36 में बता चुके हैं ये बात, तो दोबारा नहीं बता रहे। और ये अकाउंट्स आप मैनुअल भी रख सकते हो, बी केप्ट एट एवरी रिलेटेड प्लेस ऑफ बिजनेस। रिलेटेड प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की बुक्स प्रिंसिपल प्लेस पर, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की बुक्स एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर, ठीक है। तो और वो एसेसिबल होना चाहिए, वहीं पर ही मिलनी चाहिए, मतलब आपको वहीं पर ही रखनी है। और फिर रूल 56 के सब रूल 18 में आपको बोला कि अगर प्रॉपर ऑफिसर डिमांड करे तो आपको ये प्रोड्यूस करनी है। और तो मेंटेन किस फॉर्म में करनी है ये भी एक क्वेश्चन है। इन्होंने फॉर्मेट कुछ नहीं बताया। फॉर्मेट बताया क्या कि इस फॉर्मेट में रखना? नहीं, फॉर्मेट तो नहीं बताया कुछ भी मेंटेन करने के। अब यहां पर इन्होंने बात बोल दी, जो भी आपने मेंटेन किया हो हमें सब मंजूर है, जो अभी आपने मेंटेन किया है अंडर एनी अदर लॉ। आपने इनकम टैक्स के हिसाब से जो रखे हैं रिकॉर्ड्स, या कंपनी लॉ के हिसाब से जो भी आपने मेंटेन किए हैं, हमें सब मंजूर है, आप मेंटेन करो, हम चेक कर सकते हैं, हम डिमांड करेंगे उस वक्त आप प्रोड्यूस कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं बताया कि अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स किस फॉर्म और फॉर्मेट में मेंटेन करने हैं। किसी दूसरे कानून में आपने मेंटेन किए हैं वो यहाँ एक्सेप्टेबल हैं। इनकम टैक्स में आपने जो मेंटेन किए हैं, कंपनी लॉ के हिसाब से जो मेंटेन किए हैं, वो हमको सब एक्सेप्टेबल है। चलिए चार्ट अपडेट करें अपना। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में एक बात बोली आपके, अगर आप ये प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं रख पाए, ठीक है, तो उसमें एक सेक्शन डाला गया था, सेक्शन 35 के अंदर क्या, सबसेक्शन 6, फेलियर टू मेंटेन, फेलियर टू मेंटेन, अगर आप नहीं रख पाए तो ये होगा, ठीक है। और रिटेंशन पीरियड, इससे रिलेटेड कोई रूल नहीं। आगे बढ़े।
फिर अभी और क्या पढ़ा हमने? रिटेंशन कब तक रखना है? रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स कब तक संभाल के रखने हैं? उससे रिलेटेड सेक्शन क्या पढ़ा? 36। और उससे रिलेटेड रूल 56 का 16 और 16 तो प्लेस के लिए था और 56 का 18 किसके लिए था? अदर लॉ में मेंटेन किया हुआ भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। तो यहां लिखें आप एक्सेप्टेबल एस पर अदर लॉ। अदर लॉ में भी जो आपने मेंटेन किए हैं हमें मंजूर है। प्रॉपर ऑफिसर चेक करने आए तो आप प्रोवाइड कर देना, ठीक है? चलिए अब चैप्टर के शुरू में आते हैं। एक सेक्शन 35 के अंदर सबसेक्शन 5 हुआ करता था। सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 हुआ करता था जीएसटी ऑडिट का। सीए के लिए फीस बनाने का काफी स्कोप होता था, ठीक है? अभी भी है बट थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी ऑडिट होगी, कौन कर सकेगा? प्रैक्टिसिंग सीए, प्रैक्टिसिंग सीएमए। सीएमए को भी पावर दिया गया। इसमें क्या बोला? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका भी टर्नओवर एक्सीड करता है 2 करोड़ को, उसको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ेंगे प्रैक्टिसिंग सीए और सीएमए से, और ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी अलोंग विथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। मतलब जीएसटी की ऑडिट होगी, जीएसटी की रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी। उसका फॉर्म बताया गया जीएसटीआर 9C, ठीक है? तो हम पढ़ेंगे वैसे एनुअल रिटर्न जो होता है ना, उसका फॉर्म होता है जीएसटीआर 9 और ऑडिट का था पहले जीएसटीआर 9C। तो जैसे ही साल एंड होता था क्लाइंट आ जाते थे कि एनुअल रिटर्न फाइल करवाना है जीएसटीआर 9 और ऑडिट रिपोर्ट हमारे लिए अप्लीकेबल है जीएसटीआर 9C अलॉन्ग विथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सबमिट कर दो। ये प्रोविजन गवर्नमेंट ने ऑडिट वाला हटा दिया। एनुअल रिटर्न वाला तो है अभी भी, ऑडिट वाला हटा दिया। अब कब से हटाया वो भी मैंने लिख दिया है कि सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 को गवर्नमेंट ने डिलीट किया है 1 अगस्त 2021 से। अब क्या करना होगा? अब की क्या फॉर्मेलिटीज है? क्या ये जीएसटीआर 9C फाइल नहीं करना होगा क्या? जीएसटीआर 9 तो एनुअल रिटर्न है, वो तो फाइल करना होगा। ऑडिट रिपोर्ट फाइल होगी या नहीं? जीएसटीआर 9C फाइल होगा या नहीं, उस पर बात करते हैं। तो यहां बोला है नाउ एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश एनुअल रिटर्न, जिसकी भी एनुअल रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी। अच्छा, एनुअल रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी किसकी है? जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है एंड whose aggregate turnover in a financial year exceeds 5 करोड़। मतलब जिसकी एनुअल रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ से ज्यादा हो गया है, उनको जीएसटीआर 9C फाइल तो करना पड़ेगा।
फाइल तो करना पड़ेगा, लेकिन सीए को रखो साइड में। सेल्फ सर्टिफाइड जो भी बिजनेस का ओनर है वो सेल्फ सर्टिफाई करके फाइल कर देगा। तो रिक्वायरमेंट पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन पहले क्या होता था, ऑडिट रिपोर्ट का ठप्पा लग जाता था ना। अब ऑडिट रिपोर्ट नहीं है वो। जीएसटीआर 9C फाइल हुआ ना, बंद नहीं हुआ है, फाइल होना बंद नहीं हुआ है, फाइल तो होगा, बट वो सीए की ऑडिट रिपोर्ट अब नहीं कहलाएगा, वो सेल्फ सर्टिफाइड फॉर्म में फाइल होगा। इनका कहना है मॉड्यूल में नहीं दिया 35.5, नहीं दिया क्योंकि हट गया। नहीं नहीं, कैसे, मैंने मना थोड़ा ना किया मॉड्यूल देखने से। एक मिनट, चलिए अब मिसक्लेनियस बातें समझते हैं। आपने जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं उसके रजिस्टर बनाए, अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में रखा है, उसकी कोई भी एंट्री आप इरेज नहीं करोगे, इफेक्टेड नहीं करोगे, ओवरराइट नहीं करोगे, और ऑल इनकरेक्ट एंट्रीज अदरवाइज देन क्लरिकल मिस्टेक, क्लरिकल मिस्टेक ठीक कर सकते हो, क्लरिकल मिस्टेक है ठीक कर सकते हो, शेल बी स्कोर्ड आउट अंडर अटेस्टेशन, अगर करते हो तो उसको अटेस्ट करो, एंड देयर आफ्टर द करेक्ट एंट्री शेल बी रिकॉर्डेड, एंड वेयर रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन्ड इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसका मतलब क्या, ये एंड से पहले वाली बात मैनुअल रिकॉर्ड के लिए, मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेन किया आपने तो कोई एंट्री इरेज नहीं कर सकते आप, ओवरराइट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपने रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन रखे हैं तो आपको लॉग मेंटेन रखना पड़ेगा कि आपने कौन सी एंट्री एडिट की, डिलीट की। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन रखते हो तो आपको एक लॉग बुक रखनी होगी कि आपने कौन सी एंट्री डिलीट की, एडिट की, इस बात का रिकॉर्ड रखोगे आप। फिर ईच वॉल्यूम ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड मैन्युअली बाय द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी सीरियली नंबर्ड। जैसे परचेस रजिस्टर आपने मेंटेन किया तो 5 बन गए आपके परचेस रजिस्टर, तो उसके ऊपर सीरियल नंबर लगाना होगा कि पहला परचेस रजिस्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा, ऐसे 5 फाइलें हैं, तो पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, आपको उस पर नंबरिंग लगानी होगी। फिर अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज इफ डॉक्यूमेंट रजिस्टर एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिलोंगिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन आर फाउंड at any place other than those mentioned in the place of registration shall be presumed to be maintained by such registered person। आपके कहीं दूसरी जगह रिकॉर्ड पड़े हैं तो मैंने बोला वो प्लेस आपका डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उससे रिलेटेड बात हम पढ़ चुके। क्या आपने उसको अपना प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया ही नहीं है, चाहे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चाहे एडिशनल, वहां पर अगर आपका गुड्स पाया गया तो क्या होगा, उसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा और उस पर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर फिनिश, कुछ बाकी है इसमें अभी। सब रूल 50, ये बात हो गई। रिकॉर्ड आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हो तो उन रिकॉर्ड्स को आप ऑथेंटिकेट करोगे बाय मींस ऑफ ए डिजिटल सिग्नेचर। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिजिटल सिग्नेचर से आप ऑथेंटिकेट करोगे। यस, इसके अलावा हो गया, तो ये चार्ट बना दिया आपने, हो गया। एक मिनट,
पहले मैंने ये बताया कि कितने लोगों को लायबल मान लिया रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। फिर मैंने बताया हर रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी बेसिक रिकॉर्ड आएंगे आपके सेक्शन 35(1) से। एडिशनल रिकॉर्ड्स के लिए रूल्स में जाना पड़ेगा। एजेंट के लिए अलग, मैन्युफैक्चरर के लिए अलग, वर्क कॉन्ट्रैक्टर, इनके लिए अलग अलग रूल हैं। फिर वेयर हाउस कीपर के लिए सेक्शन कौन सा 35 सबसेक्शन 2 एनरोलमेंट से रिलेटेड बातें, सब रूल 58 नहीं रूल 58 सब रूल 1 2 3 और एडिशनल रिकॉर्ड्स 58 के 4 में, 58 के 5 में वेयर हाउस कीपर मेंटेन रखे गुड्स आइटम वाइज, ऑनर वाइज। रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाए। 35(1) में लिखा हुआ था रिलेटेड रूल 57 नहीं रख पाए। 35(6) कब तक रखना है? रूल 30 नहीं सेक्शन 36 और इससे रिलेटेड रूल 56 का सब रूल 16 और किसी दूसरे कानून में मेंटेन किया हुआ है वही फॉर्मेट यहाँ एक्सेप्टेबल है। यह है 56 का 18। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट।